औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। ये चैप्टर 4 है, उसका एक्सरसाइज 4.3 का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 7 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आर, ये ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हैं -2 3। ए कोऑर्डिनेट है, ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हैं, बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हैं -4 1, सी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हैं 3 5। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ऑर्थो सेंटर की सबसे पहले डेफिनेशन आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि जब तक हमारा टारगेट हमें नहीं पता होगा तो हमें फिर उसके लिए मसला होगा कि हमने करना क्या है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड जो होता है उसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 में उसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ ऑल्टीट्यूड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। ठीक है, तो वो जो 4.3 में हमने ऑल्टीट्यूड्स पढ़े थे, ठीक है, अगर किसी ने वहाँ पे नहीं समझा था कि ऑल्टीट्यूड क्या होता है तो यहाँ पे वो भी आपको टॉपिक समझ में आ जाए कि इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड होती क्या है। तो इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। हम क्या कहते हैं, लेट आई बी एन ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ये आपको आई नज़र आ रहा है, ये बात है, कोई ना कोई पॉइंट होगा, उसका नाम ने आई रख दिए। और ऑर्थो सेंटर आपने फाइंड करना है तो ऑल्टीट्यूड आपको फाइंड करने पड़ेंगे। ऑल्टीट्यूड क्या होता है कि किसी भी पॉइंट से लाइन पास होती है, जैसे ये लाइन ए से पास हो रही है, ठीक है, और ये आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, स्क्वायर बॉक्स, ये 90 डिग्री का एंगल है। यानी कि किसी भी वर्टेक्स से लाइन पास होती हुई इस अपोजिट साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है, मे बी वो मिड से गुजरे, मे बी मिड से ना गुजरे, तो नेसेसरी नहीं है, लेकिन ये मस्ट है कि 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, तो इसलिए हम मिड में से नहीं गुजार रहे, ऐसी ट्रायंगल बना रहे हैं कि मिड में से ना गुजरे। अब दूसरा, कोई भी दो आपने क्या करना है, ऑल्टीट्यूड फाइंड करना है। आप बी से भी एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, बी से इस साइड के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे भी ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। तो खैर मैंने बी से नहीं किया, मैंने सी से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ की। ठीक है, ये सामने आपको स्क्वायर बॉक्स नज़र आ रही है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये जो यहाँ पे ज़ाहिर बात है, जब ए से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे कोई ना किसी पॉइंट पे बी सी जो साइड है उसके ऊपर कोई मिलेगा, तो इस पॉइंट का नाम मैंने ई का दे दिया है। और जो ऑल्टीट्यूड सी से पास होके ए बी पे आएगा उस पॉइंट का नाम मैंने डी रख दिया। ठीक है, नाम कोई भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला जो है वो हमने देखना है। वो क्या होता है, y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एक्स वन और वाई वन क्या पॉइंट है और m क्या स्लोप है। तो पॉइंट और स्लोप हमें रिक्वायर्ड होगी किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड करने के लिए। ऑल्टीट्यूड बेसिकली लाइन है, तो हमने क्या करना है, अब एक ऑल्टीट्यूड हमने ड्रॉ किया ये सी डी और एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया ए ई। ठीक है, ये ए ई ऑल्टीट्यूड है। अब हम क्या करते हैं, इन ऑल्टीट्यूड को सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखना ये है कि अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है ये लाइन ए ई, किस लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये बी और सी लाइन है, यानी कि बी सी लाइन जो है ए ई के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसलिए हम स्लोप पहले सबसे पहले बी सी फाइंड करेंगे। ठीक है, और दूसरा ऑल्टीट्यूड मैं पहले दिखा देता हूँ, ये ऑल्टीट्यूड है सी डी, ये किसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ए बी के ऊपर। 90 डिग्री का एंगल का मतलब परपेंडिकुलर है, तो ए बी सॉरी परपेंडिकुलर है सी डी के। देख लें, आपको जो भी लाइन नज़र आ रही हैं ए बी लाइन है, ये परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर। ठीक है, और ये जो ए ई है वो ये बी सी के परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे और बी सी लाइन की स्लोप निकालेंगे। दोनों स्लोप्स निकाल के इनकी परपेंडिकुलर स्लोप्स को फाइंड करना है। अब स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1।
ठीक है। तो बी और सी की स्लोप मैंने फाइंड करनी है। ये बी और सी के पॉइंट्स मैं आपके सामने रख लेता हूँ। ये सी पॉइंट और ये बी पॉइंट है। y2 माइनस y1 हमने लिखना है, तो 5 माइनस 1 होगा, y2 माइनस y1, और 3 माइनस माइनस 4 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 हो जाएगा x2 माइनस x1। फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका x होता है, सेकंड y होता है, x है ये y है, तो y2 माइनस y1 और ये x2 माइनस x1। 3 माइनस माइनस 4, 3 प्लस 4, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। ये 4 पे 7 आ गई स्लोप ऑफ बी सी। अब स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करते हैं। ठीक है, ये आपके सामने ए और बी पॉइंट है। तो y2 माइनस y1 हमने लिखना है, तो 1 माइनस 3 आपका y2 माइनस y1 बन जाएगा, और x2 माइनस x1 हमने लिखना है, तो माइनस 4 माइनस माइनस 2, माइनस 4 माइनस माइनस 2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 2 आपके सामने ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 3 क्या होता है, माइनस 2, माइनस 4 में 2 ऐड करते हैं तो भी माइनस 2 ही आएगा। अब हमने क्या कर लिया, ये दोनों स्लोप फाइंड कर ली। ठीक है, माइनस 2 और माइनस 2 कट होके 1 आ गया था। एक स्लोप आ गई 4/3 और एक स्लोप आ गई 1। ठीक है, अभी मैंने आपको डायग्राम पहले ही समझा दी थी, फिर देख लेते हैं। पहले मैंने टारगेट बताया था, जो ए ई है ये किसके परपेंडिकुलर है, बी और सी के। ठीक है, तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है, -1 ओवर स्लोप ऑफ गिवन लाइन। या एक फार्मूला इससे पहले बताया था, m1 m2 अगर लाइन्स परपेंडिकुलर हो तो उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो ये जो m2 स्लोप है ये इस तरफ आगे डिवाइड हो जाती है, m1 आ जाएगी, या m1 को अगर लेंगे तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर अगर आपने फाइंड करना है तो इसका ये डायरेक्ट फार्मूला भी -1 ओवर स्लोप ऑफ गिवन लाइन। तो बी सी जो है वो ए ई के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो -1 ओवर स्लोप ऑफ बी सी, तो स्लोप ऑफ बी सी आपके सामने 4/7 है। तो 1 के नीचे कोई भी वैल्यू अगर डिवाइड होगी तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 4/7 का रेसिप्रोकल 7 और 4 7 माइनस का सिंबल आ जाएगा, स्लोप ऑफ ए ई आ गई। अब जो सी डी थी वो परपेंडिकुलर थी ए बी के। ठीक है, मैंने पहले डायग्राम को आपको समझा दिया था, फिर बता देता हूँ। ये देख लें, सी डी और ए बी परपेंडिकुलर है, तो सी डी की स्लोप क्या होगी, -1 ओवर स्लोप ऑफ ए बी। ये सी डी की स्लोप आ गई -1 ओवर स्लोप ऑफ ए बी। क्या थी, स्लोप ऑफ ए बी 1 थी। 1 ओवर 1 1 ही होता है, साथ ये माइनस का सिंबल आ जाएगा। ये दोनों स्लोप्स आ गई। अब हमने क्या करना है, इन ऑल्टीट्यूड्स की इक्वेशंस को फाइंड करना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, ये येलो कलर में भी आपको नज़र आ रहा है। अब हमने स्लोप ऑफ ऑल्टीट्यूड ए ई फाइंड करनी है। तो ए ई जो ऑल्टीट्यूड है वो पॉइंट ए वाला यूज़ होगा, ई तो है ही नहीं। और स्लोप ऑफ ए ई आपके पास ये देख लें -7/4 है। पॉइंट ए वाला -2 और 3 था। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है। ठीक है, और ये आपकी स्लोप है। स्लोप m से रिप्रेजेंट की जाती है, तो -7/4 ये स्लोप आपके पास आ गई। y माइनस y1, y1 क्या है, 3 है, y1 3 आ गया, तो 3 माइनस हो गया। x माइनस x1, x तो आपका x है, x1 आपका -2 है, तो y2 माइनस y1 हमने लिख दिया था, x2 माइनस x1 लिखना, तो x1 आपका -2 था। x माइनस फार्मूले का, और x1 की वैल्यू -2 आ गई, -2 माइनस प्लस हो गया, x प्लस 2 आपका बन गया x माइनस x1। अब इसको सॉल्व करना है। 4 क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा y-3 के साथ। ये y-3 को ब्रैकेट में लिख लिया है, और -7 जो है वो x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। -7 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे -7x आ जाएगा। -7 को अगर प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 7 2 14। 4 को मल्टीप्लाई करते हैं y के साथ, तो 4y, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 12, 4
सीधा 12 और साथ माइनस का सिंबल भी है तो -12 आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, -7x को इस साइड पे लेके आना है तो क्या आ जाएगा, +7x हो जाएगा। और -14 इस तरफ आएगी तो +14 बन जाएगी वैल्यू, इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। पहले x लिखना चाहिए और x पॉजिटिव लिखना चाहिए था, इसलिए हमने इसको यहाँ पे मूव कराया था 7x को। 7x अरेंज करके लिखना है, फिर +4y -12 में 14 अगर ऐड करते हैं +2, एक इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड आ गई। स्लोप भी हमने फाइंड की हुई थी, अब दूसरा ऑल्टीट्यूड आपने अगर फाइंड करना है तो स्लोप ऑफ ऑल्टीट्यूड सी डी है, ठीक है, ये सी डी है तो पॉइंट सी वाला यूज़ होगा, डी वाला पॉइंट तो आपके पास है ही नहीं। और स्लोप ऑफ सी डी आपके सामने क्या है, -1 है। स्लोप -1 आ गई और पॉइंट सी वाला यूज़ होगा, ये सी पॉइंट आ गया 3 और 5 और स्लोप ऑफ सी डी क्या है, ये आपके सामने -1 आ गई। इक्वेशन लाइन का फार्मूला y - y1 m × x - x1 है, m स्लोप है और जिसकी वैल्यू क्या है, -1 है। y तो एज इट इज़ आएगा, y1 क्या है, 5 है। x - x1, x आपका x है, x1 में से ये 3 माइनस हो गया, x में से 3 माइनस हो गया जो कि x1 था। अब इसको सॉल्व करते हैं, y - 5 तो एज इट इज़ आएगा, ये -x है, ठीक है। किस तरह, बल्कि मैंने भी बताना था, -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -x और -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे +3 आपके पास आ जाता है। x पॉजिटिव होना चाहिए था, -x को हम इस तरफ लेके आएंगे +x हो जाएगा और y तो ऑलरेडी इसी साइड पे है, -5 भी इसी साइड पे ही है, अरेंज करके पहले लिख दिया, पहले x फिर y फिर कांस्टेंट, तो ये +3 इधर आके -3 बन गया। x + y जो एज इट इज़ आ गया -5 और -3 -8 होते हैं, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के दो तरीके हैं और ये चिली पाई ने ही दोनों बताए थे। उसने कहा था कि पहली जो इक्वेशन है उसकी कोफिशिएंट्स को 2 दफ़ा लिख लेंगे, 7, 4 और 2 कोफिशिएंट्स हैं, इसको 2 दफ़ा लिख लिया। फिर दूसरी इक्वेशन है उसकी कोफिशिएंट्स हैं 1, 1, -8, 1, 1, -8, ये भी 2 दफ़ा लिख लेंगे। फिर उसने कहा था कि पहला पेयर और आखिरी पेयर एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है। उसके बाद 3 क्रॉस लगाने हैं, तीन क्रॉस लगा लिए। पहला क्रॉस जो है वो 4, 1 और 2 -8 है, ये x के नीचे लिखेंगे डिटरमिनेंट की शक्ल में, और जो दूसरा क्रॉस है y के नीचे लिखेंगे 2 - 8, 7, 1 और कोई भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट के लिए 1 लिखना है। और तीसरा क्रॉस है 7, 1, 4, 1, ठीक है। एक तरीका ये है कि जब x लिखेंगे तो यहाँ पे अगर x लिखेंगे तो y और कांस्टेंट यहाँ पे लिख लेंगे, सॉरी यहाँ पे, और यहाँ पे फिर माइनस लगाना। दूसरा तरीका ये है, जब y लिखेंगे तो y को नहीं लिखना, x और कांस्टेंट के कोफिशिएंट यहाँ पे लिख लेने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग ये आती है कि ये वैल्यू इधर आ जाती है, ये वैल्यू इधर आ जाती है, ऊपर माइनस आ जाता है, बस ये फ़र्क है। और जब कांस्टेंट लिखते हैं तो x और y के कोफिशिएंट्स यहाँ पे लिख देते हैं, ये तो दूसरा तरीका है, ठीक है। तो ये जो तरीका अभी हम कर रहे थे, इसमें क्या है कि कोफिशिएंट्स को पहली लाइन के भी 2 दफ़ा लिखना है और दूसरी लाइन के भी 2 दफ़ा लिखना है। पहला और आखिरी पेयर एक्सक्लूड हो जाएगा, 3 क्रॉस बन जाएंगे। पहला क्रॉस x के नीचे, दूसरा क्रॉस y के नीचे और तीसरा क्रॉस 1 के नीचे लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, साइमल्टेनियसली भी सॉल्व किया जा सकता है। उसमें फिर ये होगा कि x और y के कोफिशिएंट्स बराबर करने पड़ेंगे, इसमें फ्रैक्शन आ जाएगी, सम टाइम फ्रैक्शन नहीं आती, एक वैल्यू निकाल के जिसमें पुट करना है। खैर जिस तरह मर्ज़ी आप सॉल्व करें, तो सारी चीज़ें आपको नॉलेज में होनी चाहिए, लकीर का फ़कीर नहीं बनना। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे। x तो एज इट इज़ आ गया, 4 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर माइनस, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, या 1 को 2 से। y लिखा एज इट इज़, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 को -8 से मल्टीप्लाई किया और सेंटर में माइनस का सिंबल आ जाता है। 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट ओपन करते हैं, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 1 को 4 से, सेंटर माइनस का सिंबल आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। x तो एज इट इज़ आ गया,
4 8 ज़र 32 और 4 ये साथ माइनस का सिंबल भी है तो -32 आ जाएगा। माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 साथ माइनस का सिंबल है, y तो एज इट इज़ आएगा ही, 2 1 ज़र 2 हो जाते हैं और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 7 8 ज़र 56 आ जाएगा। 1 एज इट इज़ आ गया, 7 1 ज़र 7 और 1 4 ज़र 4, सेंटर में माइनस का सिंबल था, माइनस का सिंबल हमने एज इट इज़ लिखना है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने जो लास्ट स्टेप था उसको रीराइट किया, x एज इट इज़ आ गया और -32 और -2 कितने होते हैं, -34, y एज इट इज़ आएगा, 2 + 56 कितने होते हैं, 58 होते हैं, 1 एज इट इज़ आएगा, 7 में से 4 माइनस होकर 3 आ जाएगा। अगर आपने x फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, अननोन को ऐसी वैल्यूज़ के साथ, मतलब x और y हमने फाइंड करना है बेसिकली। तो एक दफ़ा x के साथ इस कांस्टेंट को लिखना है क्योंकि तीनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं, और एक दफ़ा y को इसके साथ लिखना है, y/58 = 1/3, ताकि एक में से x आ जाएगा और दूसरे में से y आ जाएगा। -34 ऊपर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो यहाँ पे x रह जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा 34, -34 के नीचे 3 डिवाइड हो जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट आ गया ये 58 है, ये डिवाइड हो रहा है तो ऊपर आके मल्टीप्लाई आ जाएगा और नीचे 3 डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू 58/3 आ जाएगी। तो ये y की वैल्यू लिख देंगे, पहले x कोऑर्डिनेट होता है फिर y कोऑर्डिनेट होता है, ये आपके पास आ गया ऑर्थो सेंटर। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है या नॉलेज के लिए आप शेयरिंग करेंगे तो इल्म फैलाना नेकी का काम है, किसी का भला आपकी वजह से हो गया तो उसका अजर आपको अल्लाह अता फरमाएंगे, इसलिए इसको फॉरवर्ड कर दें। जज़ाकल्लाह।